अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल। आज हम हिंदी विषय में कहानी लेखन के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में कहानी लेखन के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखने के लिए कहा जाता है। आज हम कहानी किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा और कहानी किस तरह लिखना चाहिए, यह सभी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। आपको इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह समझना है एवं अपनी कॉपी में जानकारी हेतु कुछ बातों का लेखन भी करना है। बच्चों, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा में भी ध्यान दीजिए और जो भी यहाँ से आपको जानकारी दी जाती है, स्वाध्याय दिया जाता है या जो कुछ भी यहाँ से आपको लेखन कार्य या वांचन कार्य दिया जाता है तो आप पढ़िए और घर पर ही रहिए। सबसे पहले कहानी लेखन की परिभाषा यानी हम जिसे गुजराती में व्याख्या कहते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी लेखन की परिभाषा को हम सबसे पहले जानते हैं। कहानी लिखने से पहले हम कहानी की परिभाषा को जानते हैं, कहानी के महत्व को समझते हैं। सृष्टि के शैशव काल में जब से मानव ने होश संभाला तभी से कहानी सुनने की प्रवृत्ति उसके मन में जागी। इसी वजह से साहित्य की अन्य विधाओं से कहानी की लोकप्रियता अधिक है कि जब से सृष्टि के शैशव काल में मनुष्य ने अपना होश संभाला तभी से कहानी सुनने की प्रवृत्ति उसके मन में जागी। हम भी जब छोटे थे तो हमें सबसे ज़्यादा क्या सुनना अच्छा लगता था? कहानी। अगर हम टेलीविज़न पर भी कभी कभार कहानी देखने के लिए हम बैठ जाते थे, हमें कहानी सुनना बचपन से ही अच्छा लगता था। कहीं पर भी हमें कहानी की किताब मिल जाए या टेलीविज़न पर हम कभी कहानी को आते हुए देख लेते हैं। हमारे घर में जो बुज़ुर्ग है, दादा दादी, नाना नानी, तो हम उनसे भी कहानी सुनते थे। तो सृष्टि के शैशव काल में जब से मानव ने अपना होश संभाला तभी से कहानी सुनने की प्रवृत्ति उनके मन में जागी और इसी वजह से साहित्य में अन्य विधाओं से ज़्यादा किसका महत्व है, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है? कहानी की। तो कहानी लेखन की परिभाषा जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है क्योंकि यह मन को रमाती है यानी अच्छी लगती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्य में लिखी जाती है कि इस परिच्छेद से हमें पता चलता है कि कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है। हर देश का जो बच्चा होगा, जो मनुष्य होगा, उसे कहानी सुनना अच्छा ही लगता है क्योंकि वह हमारे मन को रमाती है और सबके लिए मनोरंजन का कार्य भी करती है। आज हर उम्र का व्यक्ति बच्चा ही नहीं लेकिन
हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व आज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बालक कहानी प्रिय तो होते ही है और बालकों का स्वभाव भी कैसा होता है, कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है। कभी कभार कई सारे बच्चे इकट्ठे होकर कहानी सुनते भी हैं और एक दूसरे को सुनाते भी हैं। कहानी से हमें काफ़ी शिक्षा भी प्राप्त होती है। अच्छी कहानियाँ मनोरंजन के साथ हमें काफ़ी बोध भी दे जाती है। इसलिए बड़े चाव से बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं। कभी कभार बालक कहानी लिख भी सकते हैं। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी लिख भी सकते हैं। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है कि अगर हम हमारे घर में जो कहानियाँ सुनते हैं नाना नानी दादा दादी से, तो केवल मनोरंजन है, तो हमें अच्छा लगता है इसलिए हम सुनते हैं, किंतु इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती ही है। आकार दृष्टि से यह कहानियाँ दोनों तरह की है। कुछ कहानियाँ लंबी है जबकि अन्य कुछ कहानियाँ छोटी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है। उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र रहता है। कहानी को अगर हम समझे तो कई कहानियाँ लंबी होती है जबकि कई कहानियाँ छोटी। अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो मूलतः कहानी छोटी होती है। उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्र रहता है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। यूँ तो कहानी पूर्णतः काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन पहले छात्रों पर निबंध रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को पहले चित्र देखकर और कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए कि कहानी लिखना यह भी एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से लिखता है और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर विशेषता पैदा करता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को और प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत निर्भर करता है। जितनी भाषा शैली सरल होगी, कहानी पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा। कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है वह लेखक की भाषा शैली पर ही निर्भर है। यूँ तो पूर्णतः कहानी काल्पनिक भी हो सकती है। कई बार हम ऐसा नहीं है कि घटना हो चुकी है और हम उसे लिखते हैं। कई बार हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर भी कहानी लिखते हैं। पहले छात्रों पर निबंध रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए कि हमें रूपरेखा दे देनी चाहिए। निम्न वर्ग यानी जो छोटे बच्चे हैं वह चित्र देखकर कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यानी छोटे बच्चों के पास हमें रूपरेखा के आधार पर, वह छोटे बच्चे होते हैं इसलिए वह रूपरेखा को समझ नहीं पाते। हाँ, चित्र देखकर उन्हें अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर वह कहानी अवश्य लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य कुछ बातें दी गई है। आपको इसका विशेष कर ध्यान रखना है और परीक्षा में जब भी कहानी लिखे यह सभी मुद्दों की चर्चा हमने जो यहाँ पर की है उसको याद रखना है।
रूपरेखा कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी भली भांति समझ में आ जाएगी। विद्यार्थी को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ कितना रंग भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। यहाँ पर भी देखिए कि दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करें, यानी आपको रूपरेखा को अच्छी तरह से भली भांति समझ लेना है और आप उस रूपरेखा में कितनी कल्पना शक्ति के आधार पर अपना रंग भर सकते हैं यह भी तय कर लेना चाहिए। रूपरेखा को हमें 1-2 बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है और इस कहानी को हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर किस तरह ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दे। किसी प्रसंग को न अत्यंत संक्षिप्त लिखे न अनावश्यक रूप से विस्तृत। कि कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बनती, कि जो संकेत हमें रूपरेखा में दिए गए होते हैं उसके आधार पर हमें केवल एक वाक्य ही नहीं लिखना होता, लेकिन वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। कि अगर हमें कहा जाए कि एक ज़मींदार, बहुत से नौकर चाकर, दिन प्रतिदिन खेती की आमदनी करते जाना, तो कई बच्चे क्या कहते हैं, एक जमींदार था, उसके वहाँ बहुत से नौकर चाकर थे, दिन प्रतिदिन खेती की आमदनी घटती जाती थी। ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन एक ज़मींदार, तो हम ज़मींदार के बारे में कल्पना करके उसके गांव का नाम या शहर का नाम कि भाई कनकपुर में एक बड़ा जमींदार रहता था, बहुत से नौकर चाकर, तो उसके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, इसकी वजह से उसके घर में काफ़ी नौकर चाकर थे। उसकी खेती भी कम न थी, कई नौकर खेती के काम में लगे हुए थे, नौकर भी अच्छी मेहनत कर रहे थे और जमींदार था वो भी देखरेख रख रहा था, फिर भी खेती में घाटा ही घाटा रहता था। तो इस तरह हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही विस्तृत वर्णन कर सकते थे। केवल रूपरेखा में था, थी, है, हा ऐसा नहीं लिख सकते। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी को हमें ध्यान में रखकर उसमें एक नया रंग भर देना है। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। कि अगर हम कहानी का आरंभ यानी शुरुआत ही हमें इतनी रोचक तरीके से करना है कि जो भी पाठक है, पढ़ने वाला, अंत तक उस कहानी से जुड़े रहे, यानी जुड़ा रहता है, यानी अंत तक वह कहानी को पढ़ता है और उसे अच्छा भी लगता है। तो इसलिए हमें पाठकगण को इस कहानी को, पाठकगण जो है वह इस कहानी को पढ़ने में मजबूर हो जाए, इतना अच्छा हमें इसकी शुरुआत करनी है, आरंभ इतना आकर्षक हो करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो शीर्षक ही अच्छा देना चाहिए कि शीर्षक को पढ़ते ही जो भी वाचकगण होगा, जो पाठकगण होगा, उसे पढ़ने के लिए ही मजबूर हो जाए। तो वर्णन, कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए कि यह घटना कौन से स्थान की है, कौन से पात्र है, पात्र के अनुसार दृश्य का भी ख्याल रखना है और उसी हिसाब से हमें वर्णन करना है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रवाहमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट तथा लंबे वाक्य न हो। यहाँ पर हमें भाषा की बात कही गई है। भाषा के बारे में अगर हम जानें तो कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए, यानी जो पाठकगण है उसे स्पष्ट समझ में आ जाए, इतनी सरल भाषा का प्रयोग हमें कहानी में करना है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और
विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का उचित प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। अगर हम विराम चिन्हों का भी प्रयोग करेंगे, अगर हम बोला गया वाक्य है वहाँ पर अवतरण चिन्ह और आश्चर्य क्रोध, वहाँ पर उद्गार चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, यह सभी चिन्हों का भी ख्याल रखेंगे और कहानी को रोचक बनाने के लिए मुहावरे और कहावतों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और यह सभी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो कहानी में नई जान डाल सकते हैं। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक दे। शीर्षक कहानी की जान होती है। कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा, आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखिए कि कहानी का मुख्य संदेश, जैसे फुफकारो लेकिन काटो मत। कहानी का मुख्य प्रसंग या पात्र, जैसे लालच का फल, सच्ची माँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अपना काम खुद करो। यानी शीर्षक रोचक होना चाहिए। कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी शीर्षक के रूप में हम रख सकते हैं, जैसे महात्मा का न्याय। कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। अगर हम कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए और अंत भी इतना रोचक होना चाहिए कि पाठकगण को इस कहानी से कोई ना कोई बोध सीख प्राप्त हो। कि कहानी पूरी होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाला बोध और सीख, यह भी हम लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारंपरिक संबंध हो, भाषा सरल हो और कहानी से कोई ना कोई उपदेश मिलता हो। अंत में वह कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम दे देना चाहिए। कि हमें कहानी लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें को एक बार और देख लेते हैं कि कहानी लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? रूपरेखा। रूपरेखा को 2-3 बार पढ़ना है, समझना है और उसे अपने कल्पना शक्ति के द्वारा उसमें और रंग भरना है। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य नहीं लिखना है। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। कहानी में स्थान, घटना, पात्र, दृश्य का वर्णन करना चाहिए। विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है। कहानी में पात्रों के बीच जो वार्तालाप है या संवाद है वह भी होने चाहिए। संवाद के वार्तालाप के अनुसार विराम चिन्हों का भी हमें उचित उपयोग करना चाहिए। वाक्य भी और संवाद भी छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान अथवा भविष्य काल में भी हो सकते हैं। रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। कि हमें जो ऊपर रूपरेखा दी गई होती है उसमें जो भी संकेत दिए गए हैं उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, यानी एक के बाद एक, अर्थात उन्हें उलट पुलट न किया जाए। कि रूपरेखा में हमें पहले से ही रूपरेखा दी गई होती है कि उसी के अनुसार हमें कहानी लिखना है, उसमें कोई उलट पुलट नहीं की जानी चाहिए। परिच्छेदों में विभाजन। कई बच्चे क्या करते हैं कि परिच्छेद नहीं करते और पूरी कहानी एक ही बार में लिख जाते हैं। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार भी होना चाहिए। कि कम से कम 3 परिच्छेद तो होना ही चाहिए। और हमने क्या पढ़ा कि भाषा शैली, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और
प्रवाही होनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से भी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्तनी और खास करके हमें सुंदर अक्षरों में कहानी लिखना है। विराम चिन्हों का उचित उपयोग करना है। और दूसरी बात हमने क्या कही थी, मुहावरे और कहावतों का भी उपयोग करना है। प्रारंभ और अंत, कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित, छोटा सा, आकर्षक होना चाहिए। तो यह सभी बातें हमें कहानी लिखते समय याद रखनी है। आप भी हर रोज़ कहानी का मुहावरा कीजिए। किसी भी एक रूपरेखा को अपनी कॉपी में लिखिए और अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कहानी लिखने का प्रयत्न अवश्य कीजिए। रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना, कि हमें जो रूपरेखा दी गई होती है उसके आधार पर हम कहानी किस तरह लिखते हैं। तो रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं, यहाँ केवल रवाना पूरी करनी होती है। लेकिन इस प्रकार कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानी लिखने में यही छात्रा अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं, जिनमें सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति अधिक होती है। इसके लिए छात्र को संवेदनशील और कल्पना प्रवण होना चाहिए। कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना जितना कठिन है उतना सरल भी है। केवल रूपरेखा को ही ध्यान में रखना है और उन रूपरेखा को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, कल्पना शक्ति और संवेदनशील और कल्पना श्रवण प्रवण होना चाहिए। अंधी औरत आँखों का इलाज, अच्छी होने पर डॉक्टर को पूरी फीस देने की शर्त। तो कई बच्चे क्या करते हैं, अंधी औरत थी, आँखों का इलाज कराना था, इस तरह नहीं लिख सकते। अंधी औरत, तो हमें सबसे पहले सोचना है कि अंधी औरत कहाँ पर रहती थी, उसे क्या बीमारी थी, उस बीमारी की वजह से उसे क्या परेशानी थी, उसे आँखों का इलाज किस तरह करवाना था, उसके पास किस चीज़ की कमी थी। यह सभी बातें हमें कल्पना शक्ति के आधार पर रूपरेखा के अंदर भरना है और फिर कहानी लिखना है। रूपरेखा, आज हम रूपरेखा के आधार पर एक कहानी को पढ़ते हैं, जिससे आपको कहानी लिखने में आसानी होगी और आप अच्छी तरह से कहानी को समझ पाएंगे। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, उसके पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सजा, उसे भूखे सिंह के सामने सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई और आखिर में सीख। यह रूपरेखा है। इसको हमें अपने कल्पना के रंग से भरना है, सोचना है, समझना है और कहानी को आकर्षण रूप से हमें लिखना है। एक निर्दयी राजा था, ऐसा हम नहीं लिख सकते। हम अगर कोई देश का नाम लिखे तो वह किस देश का राजा था, तो ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। गुलाम को दंड, तो गुलाम को दंड कौन देता है कि जो राजा निर्दयी होगा, जिसके दिल में दया नहीं होगी, वही राजा दंड देता है। तो इस तरह हमें कल्पना के आधार पर सोचते सोचते इस रूपरेखा को आगे बढ़ाना है और कहानी को लिखना है। एक निर्दयी राजा, तो सबसे पहले लिखेंगे ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। तो सबसे पहले तो हमें
शीर्षक पर ध्यान देना है कि यहाँ पर हम रूपरेखा पढ़ेंगे कि एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, उसके पैर में कांटा निकालना। तो यहाँ पर हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि शीर्षक कौन सा हम रखें। सिंह और गुलाम यह शीर्षक भी रख सकते हैं, राजा और गुलाम यह शीर्षक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम शीर्षक हमने दिया हुआ है। सबसे पहले एक निर्दयी राजा, तो धृष्टकेतु का एक राजा बहुत निर्दयी था। गुलाम को दंड, तो हम यहाँ पर वह गुलाम को दंड देता था ऐसा नहीं लिख सकते। हमें लिखना है कि उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया, वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। तो यहाँ पर हम रूपरेखा देखिए कि गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना। तो उसे विस्तार पूर्वक हमने लिखा है कि एक राजा था, उसके यहाँ कई नौकर चाकर थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया, या तो फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एक बार एक गुलाम से राजा का मनपसंद मोर गिर गया और टूट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने गुलाम को सजा देने के लिए सोचा और इसी डर से गुलाम भाग गया और वह जंगल में जाकर छिप गया। यानी हम अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर कि गुलाम को दंड क्यों दिया गया, यहाँ पर हमें दिया गया है कि चोरी से फल खा लिया। इसके अलावा हम और कोई कारण भी लिख सकते हैं कि गुलाम को दंड क्यों दिया गया, कि दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। तो रूपरेखा में हमें दिया गया है कि गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट। तो यहाँ पर देखिए कि दंड के भय से यानी सजा के डर से वह गुलाम जंगल में भाग गया और कहाँ छिप कर बैठ गया, झाड़ी में छिप कर बैठ गया। हम इस तरह नहीं लिख सकते कि वह जंगल में भाग गया और उसे एक शेर मिल गया। हमें थोड़ा सोचना है, समझना है, फिर लिखना है कि वहाँ एक झाड़ी में छिप कर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराने की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। तो रूपरेखा दीजिए, देखिए सिंह से भेंट, उसके पैर से कांटा निकालना। तो यहाँ पर कल्पना के आधार पर हमने काफ़ी कुछ लिखा है कि झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी कि उसके पैर से कांटा निकालना, तो कांटा चुभ गया था। इसकी वजह से सिंह को क्या तकलीफ थी, वह क्या कर रहा था, यह सभी बातों को अच्छी तरह से सोचना है, समझना है, फिर ही कहानी को आगे बढ़ाना है। कि लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। तो यहाँ पर हमें उसके पैर से कांटा निकालना इतना ही दिया गया है। तो कांटा किस तरह निकाला, कौन से पैर में लगा हुआ था, यह सभी बातों को लिखना है। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। यहाँ पर देखिए कि उसके पैर से कांटा निकलना, फिर दिया गया है मित्रता। तो मित्रता कब हुई कि उसके पैर से कांटा निकाल दिया, फिर धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। आगे हमें रूपरेखा में दिया गया है गुलाम की गिरफ्तारी।
गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार करके राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। कि यहाँ पर रूपरेखा में केवल हमें इतना ही दिया है कि गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, उसे भूखे सिंह के सामने। यहाँ पर हमें उसे विस्तार पूर्वक लिखना है कि गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। कई दिनों से घूम रहे थे, फिर भी वह गुलाम को नहीं पकड़ पाए। लेकिन एक दिन घूमते घूमते वह जंगल में जा पहुँचे और उन्होंने गुलाम को देख लिया। इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि वे उसे गिरफ्तार करके फौरन राजा के सामने ले आए और राजा ने लड़के को मौत की सज़ा सुनाते हुए कहा कि इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में फेंक दिया गया। भूखा शेर उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु फिर चुपचाप खड़ा हो गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में वह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। रूपरेखा हमें छोटी सी दी हुई होती है कि देखिए कि उसे भूखे सिंह के सामने सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, उसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया गया। लेकिन सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, ऐसा हम नहीं लिख सकते कि सिंह का स्नेहपूर्ण यानी प्रेम भरा व्यवहार, ऐसा हम नहीं लिख सकते। लेकिन हमें सोचना है कि उसे भूखे सिंह के सामने जब डाल दिया गया तो सिंह ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। कि जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में फेंक दिया गया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा तो उसे याद आ गया। क्या याद आ गया? कि वह लड़का यही है जिसने उसकी पीड़ा को दूर किया था, उसके पैर से कांटा निकाला था। वह उस लड़के के क्या चाटने लगा? पैर चाटने लगा। वास्तव में वह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने क्या निकाला था? कांटा निकाला था। अंत में देखिए रूपरेखा में दोनों की रिहाई और सीख। तो जब वह उस लड़के के पैर चाटने लगा, वास्तव में वह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। यह सभी बातें राजा ने देखी। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। यहाँ पर अवतरण चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है कि हमने पहले ही कहा कि कहानी में चिन्हों का भी ख्याल रखना है। किसी के कहे हुए शब्दों को हम वैसे ही लिखते हैं तब अवतरण चिन्ह अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर उसने कहा यानी राजा ने कहा, राजा ने कही हुई बात यहाँ पर लिखी गई है, इसलिए कौन सा चिन्ह है? अवतरण चिन्ह। कि जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया यानी माफ़ कर दिया। उसने उसे गुलामी के बंधन से भी मुक्त कर दिया। कि केवल माफ़ ही नहीं किया, लेकिन राजा के यहाँ यह गुलाम बनकर रह रहा था तो गुलामी से भी उसे आज़ाद कर दिया और सिंह को भी मुक्त कर दिया यानी छोड़ दिया। अब इस कहानी से हमें जो भी सीख मिलती है, बोध प्राप्त होता है, अंत में हमें उसे लिखना है। इस कहानी को पढ़कर हमें भी क्या सीख मिलती है? सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। कि मनुष्य की बात करें तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उपकार का बदला देता है कि उसने मुझे मदद की थी, मुझे भी इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि मुसीबत में मुझे यह इंसान काम आया था। हम ऐसा सोचते हैं।
मनुष्य की बात तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या सीख मिलती है कि खूंखार पशु, सिंह कैसा पशु है, पालतू जानवर नहीं है, खूंखार पशु है, लेकिन वह भी अपने साथ किए हुए उपकार को नहीं भूलते। तो हम तो मनुष्य है, हम किस तरह भूल सकते हैं। तो इस कहानी का बोध यही है कि खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कहानी किस तरह लिखी जाती है। धन्यवाद। आपको इस कहानी को तो आपकी कॉपी में लिखना ही है, लेकिन एक और कहानी भी आप अपने मनपसंद कहानी रूपरेखा के आधार पर अपनी कॉपी में लिखिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए। आपके पास अगर निबंध माला हो तो उसे लेकर नहीं बैठना है। आपको रूपरेखा को उस निबंध माला में से पढ़ना है, 2-3 बार पढ़ना है, कहानी को पढ़ना है, फिर अपनी कल्पना के आधार पर ही कहानी लिखिए। ऐसी मैं आशा व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।